हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो ऊपर दिए हुए नंबर पे 9667836336 इस पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है लेसन नंबर 5 यानी कि मनी का इंट्रोडक्शन। यानी कि इस वीडियो में समझने वाले मनी क्या होती है। मनी से पहले जो सिस्टम चल रहा था उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। वो क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे जिसके लिए मनी को लॉन्च किया गया, और मनी के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो पहले बात ये आती है कि भैया मनी जो है उसकी इन्वेंशन क्यों की गई थी, क्या मनी जरूरी था इन्वेंट करना, तो वो समझते हैं पहले। तो अगर मैं आज से कुछ टाइम पहले चला जाऊं तो उस टाइम पे लोगों की सिर्फ 3 तरह की नीड्स होती थी। यानी कि 3 ही नीड्स थी। पहले खाने को कुछ मिल जाए जिसको क्या बोलते हैं रोटी, फिर कपड़ा यानी कि पहनने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए, और फिर क्या था हमारा मकान यानी कि शेल्टर मिल जाए। यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये 3 बेसिक नीड्स लोगों की फुलफिल हो रही थी तो वो लोग इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचते थे। वो सिर्फ इस 3 चीजों के लिए स्ट्रगल करते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ और अच्छे से इवॉल्व होती चली गई, लोगों की नीड बढ़नी शुरू हो गई। अब नीड बढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या है कि लोगों ने अपने जो डिमांड्स है, फिर मैं कहता हूँ डिजायर्स है, उसको और तेजी से इंक्रीज कर लिया, अपने डिजायर्स को बढ़ा लिया, ठीक है, और उनको फुलफिल करने में लग गए और लगातार स्ट्रगल करते रहे। अब बात है यहाँ पे मनी का क्या रोल है वो समझते हैं। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा बार्टर सिस्टम को। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग हर एक चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ना तो हर एक कंट्री हर एक चीज प्रोड्यूस कर सकती, ना हर एक आदमी हर एक चीज प्रोड्यूस कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल है। तो अगर हमें उस चीज की नीड है तो उस चीज को कैसे ले, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे सपोज करो मुझे इस मार्कर की नीड नहीं है, या फिर सपोज करो मेरे पास पेन था, मेरे को पेन की नीड नहीं थी, मेरे को तो मार्कर से पढ़ाना है। तो बात ये आती है कि भैया मेरे को तो पेन चाहिए नहीं पर मुझे मार्कर लेना है, अब मेरे पास पैसे है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाऊंगा किसी ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जिसको मार्कर की नीड नहीं है पर उसके पास मार्कर है, और उसको क्या जरूरत है, उसको पेन की जरूरत है। तो मैं उसको अपना पेन दूंगा और कहूंगा भाई तू पेन ले ले और मेरे को अपना मार्कर दे दे। मेरे को पेन की जरूरत नहीं थी, उसको मार्कर की जरूरत नहीं थी। मेरे को मार्कर चाहिए था, उसको पेन चाहिए था, तो हमने एक्सचेंज कर लिया। इसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। यानी कि जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं ना, गुड्स के बदले, इसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम को ही समझते हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एक्सचेंजिंग एनी फॉर्म ऑफ मनी, बिना किसी पैसे की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। लेकिन दिक्कत है बार्टर सिस्टम की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, जिसमें से सबसे पहले और सबसे तगड़ी लिमिटेशन क्या होती है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। आप समझते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। सपोज करो आपने सोचा, अभी मैं आपको पुराना एग्जांपल रिपीट करवाता हूं। मुझे क्या चाहिए था, पेन के बदले मार्कर। तो मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ा जिसके पास क्या हो, पेन हो, और साथ साथ उसको मार्कर की जरूरत भी है ना। मतलब उसके पास पेन तो हो ही, उसको मार्कर की जरूरत भी है, तो मुझसे एक्सचेंज करेगा वो। अगर मान लो किसी के पास पेन है और वो पेन चला के खुश है, तो क्यों करेगा मार्कर की डिमांड। तो आई बात समझ में, मतलब उसको पेन की जरूरत भी थी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का सबसे बड़ी दिक्कत आती है बार्टर सिस्टम के अंदर, कि जो चीज हमें चाहिए वो सामने वाले के पास होनी चाहिए, और जो चीज उसे चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके एक्सचेंज हो सकता है, वरना एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी पहली दिक्कत बार्टर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा क्या आता है, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। कोई भी कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है। मतलब क्या, हम लोग प्राइस सेट नहीं कर सकते, मेजर वैल्यू है ही नहीं। अब क्या पता भाई, मैंने उससे मार्कर और पेन एक्सचेंज तो कर लिए, पर मार्कर महंगा था और पेन सस्ता था, तो भाई का तो लॉस हो गया ना सामने वाले का। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नो कॉमन मेजर वैल्यू, कोई भी कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है। या फिर ये भी दिक्कत आ सकती है कि कल को कहते हैं नहीं भाई मैं तो सिर्फ एक, मेरे पास तो पेन है, पेन तेरे से महंगा है, या फिर जो तेरा मार्कर है वो सस्ता है, मैं कहूँ मेरा मार्कर महंगा है, पेन सस्ता है। तो कोई भी कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है, ये देख सके कि कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है, ताकि एक्सचेंज ईजी हो जाए। फिर क्या आता है हमारा तीसरा, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। यानी कि कुछ गुड्स के बीच में इनडिविजिबिलिटी। ये क्या होता है समझते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट का मतलब पता है क्या है, इस पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना सा है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो अगर आपने कम लिए तो वो क्या हो जाते हैं, यूजलेस। ज्यादा लिए तो क्या हो जाएंगे, जरूरत से फालतू। तो इसलिए उन गुड्स को हम सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट रखते हैं जितनी उसकी नीड है। यानी कि ना तो एक्सट्रीम में रखते ना लो में रखते। अगर कम ले लिया तो यूजलेस हो जाएंगे, ज्यादा ले लिया तो क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम हो जाएंगे। ये चीज पहचाननी भी कहती है बड़ी मुश्किल थी, किसमें, कुछ गुड्स के मामले में। मतलब आपने एक्सचेंज तो कर लिया गुड्स से गुड्स, लेकिन आपको क्या पता कि आपको उतने गुड्स की जरूरत है भी या नहीं है।
या फिर कहीं कम ना पड़ जाए आपको, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। आप डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते। डेफर्ड पेमेंट का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। डेफर्ड पेमेंट का मतलब पता है क्या होता है? इसे इतना सा कि आप फ्यूचर में पेमेंट कर पाओ, यानी कि आपको इधर से लोन मिल जाए और आप फ्यूचर पेमेंट कर पाओ, लेकिन आप बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज को यूज करके फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते। अभी थोड़ा बोलोगे भाई मेरे को भी इस चीज की जरूरत है, मैं अनाज की प्रोडक्शन करूंगा, फिर मैं तेरे को तेरे घर अनाज भिजवाता रहूंगा, तो बहुत मुश्किल होता है कोई आपको ऐसा लोन प्रोवाइड करे, तो ये दिक्कत आती है। तो डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। और जो फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है वो है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। सपोज करो किसी किसान के पास सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए कुछ अनाज है, तो अब वो उतने फालतू अनाज को कहां स्टोर करके रखे? इतने, तो जैसे मान लो उसके पास अगर 200-300 क्विंटल अगर अनाज है, तो एक गोडाउन बनाना पड़ेगा उसे स्टोर करने के लिए, फिर वो सड़ भी सकता है, उसकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी, देखभाल भी करनी पड़ेगी, तो ये खराब ना हो जाए, तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, की स्टोर करना भी इजी नहीं होता। किसके अंदर? बार्टर सिस्टम के अंदर। तो हमने तो समझ लिया बार्टर सिस्टम क्या होता है, और हमने पढ़े कुछ 5 लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम के। अब आते हैं मनी के बारे में। तो इसलिए ना इस दिक्कत की वजह से मनी की इन्वेंशन की गई, क्योंकि एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और एक्सचेंज को इजी सिर्फ एक चीज कर सकती थी, वो थी मनी। तो मनी को मैं कह सकता हूं इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दुनिया की कोई सी भी चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकती है। अगर मान लो मैं इसको देके कुछ सामान ले पाया, तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेम ऐसे ही पैसा भी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, क्योंकि मैं उसको ले जाके मार्केट में जो मर्जी क्या कर सकता हूं? खरीद सकता हूं। और वो इन सारी डिसएडवांटेजेस को खत्म कर देता है। क्यों? एक एक करके समझते हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब मुझे नहीं पता सामने वाले को, मतलब सामने वाले को चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे पास जो है। अब मुझे जो चीज चाहिए, मैं उसके लिए एक मार्केट बनी होगी, उस मार्केट में जाऊंगा, जहां चीज अवेलेबल होगी, पैसा दूंगा, वो चीज ले लूंगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का चक्कर ही फिनिश। दूसरा आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। कॉमन मेजर वैल्यू, हर चीज का अपना एक प्राइस लेवल होता है, हर चीज का अपना एक प्राइस होता है। कोई चीज महंगी होती है, कोई चीज सस्ती होती है प्राइस के हिसाब से। तो कोई भी अब कॉमन मेजर वैल्यू भी है हमारे पास। तीसरा, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, ये भी खत्म हो गया, जितनी नीड है उतनी लूंगा, ना ज्यादा ना कम। फोर्थ में क्या आता है? डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। कर सकता हूं भाई फ्यूचर पेमेंट, कि पैसा फ्यूचर में दे दूं, जब मेरे अकाउंट में पैसा आने वाला हो। लोन भी लेते हैं कई लोग बैंक से, वो हम बात करेंगे अभी आगे। फिर आता है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। सबसे आसान है स्टोर करके रखना, पैसा कहां भाग के जाएगा? इतना छोटा सा, मतलब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं अमाउंट के, वो भी छोटे छोटे नोटों में। 500 का नोट होता है, अभी तो 2000 का नोट भी था, डीमोनेटाइज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? उस नोट को बंद कर दिया गया। 500 का नोट भी इतना बड़ा नोट है, तो स्टोर करना भी क्या होता है? काफी इजी होता है। सपोज करो किसी के पास अनाज था, तो स्टोर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब वो उस अनाज को मार्केट में सेल करके जो पैसा आएगा वो तो स्टोर कर सकता है, वो तो रख सकता है ध्यान से। ये चीज होती है। तो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गया? डिसएडवांटेज खत्म हो गया। अब आते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पे मनी के, यानी कि पैसा। तो पैसा क्या है? पैसा, रोकड़ा, दौलत, शोहरत, ये सब क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। शोहरत नहीं, दौलत, हाँ ठीक है। तो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज सेंट्रलाइज्ड, generally accepted, recognized and facilitates transactions of goods and services. Money is a medium of exchange for different goods and services. तो ये पूरी बात हो रही है डेफिनेशन है मनी की, यानी कि पैसा क्या होता है? पैसा एक कैसे तो फॉर्म है, एक करेंसी एक तरह की, ठीक है, जिसको हम एक्सचेंज करने में यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ताकि हम डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को यूज कर पाए। एक बात और भी ध्यान रखना, ये ऊपर जो बात लिखी हुई है ना, a medium of exchange that is centralized, generally accepted and recognized and facilitates transactions. तो इस बात का मतलब क्या है कि सेंट्रलाइज होना है, यानी कि इसे एक रेगुलेटरी बॉडी इशू करती है। जैसे हमारे यहाँ पे कौन काम करता है? ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है नोट्स को इशू करना। बस ध्यान रखना, 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के ये इशू नहीं करता, बाकी सब ये इशू करता है, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड। मुझे कमेंट करके बताना कि 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का कौन इशू करता है, ठीक है। एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड, और ये क्या है? लीगल करेंसी है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो मना कर देते हैं ना कि बेटा ये नकली सिक्का है, छोटा सिक्का है, नहीं चलेगा, आरबीआई के द्वारा कोई भी चीज बनाएगी वो सब लीगल है, आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते हो कि लोग इसे नहीं ले रहे हैं। तो ये होता है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आता है हमारा काइंड्स ऑफ मनी, यानी कि मनी कितने प्रकार की होती है। तो ये होगा हमारा आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक। तो मनी कितने प्रकार की होती है? इसमें से क्या आता है हमारा? कोमोडिटी मनी। कोमोडिटी मनी क्या था कि जब पहले के टाइम पे जो मनी थी वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में थी, उसे बोलते हैं कोमोडिटी मनी। यहाँ पे देखो, इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज एन वैल्यू एंड इटसेल्फ कैन बी यूज्ड एज मनी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मैं मनी के तौर पे यूज कर सकूं, उसको मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे? कोमोडिटी मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर को बेच के पेन लेके आप आता हूं, तो मेरे लिए क्या हो गया? एक तरह से कोमोडिटी मनी।
दूसरा हमारा आता है फिएट मनी। ये क्या होता है वो समझते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ करेंसी दैट इज नॉट बेक्ड बाय प्रीशियस मेटल, मतलब एक ऐसी करेंसी है जिसको हम प्रीशियस मेटल से नहीं बनाते, सच एज गोल्ड और सिल्वर। इट इज टिपिकली डेजिग्नेटेड बाय इशूइंग गवर्नमेंट टू लीगल टेंडर। इसको गवर्नमेंट बनाती है एंड इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन, और इसको ऑथराइज कौन करता है? गवर्नमेंट की खुद की रेगुलेशन, जैसे कि आरबीआई। अब आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है? इसके पास भी कुछ पैसा होता है जो ट्रांसफर करने में हम हेल्प करता है हमें। जैसे कि आजकल तो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, यानी कि आजकल क्या है ना, तो हम नोट्स के फॉर्म में पैसा यूज करते ना, अब हम डायरेक्टली बैंक टू बैंक पेमेंट कर देते हैं। यूपीआई यूज करते हैं हर जगह, ताकि क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दी, है ना, तुरंत। ना मुझे कैश निकालने की जरूरत, ना मुझे कैश देने की जरूरत, ना मुझे कैश रखने की जरूरत, डायरेक्टली बैंक से ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। तो ये भी एक तरीका का है इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब कमर्शियल बैंक्स में क्या आता है? कंसिस्ट मेनली डिपॉजिट बैलेंसेस। इनके पास क्या होता है? डिपॉजिट बैलेंसेस होते हैं जो हम बैंक में रखते हैं और जिसको हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिकली भी यूज करते हैं। फिर क्या आता है हमारा यहाँ पे? काउंटरफीट मनी। इसे आप लोग बोल सकते हो एक ऐसी मनी जो इनलीगल तरीके से बनाई गई है, जिसको गवर्नमेंट जब्त कर सकती है, जिसके लिए कोई भी लीगल टेंडर नहीं है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और देता हूं। आपको पता है कि जो मनी है ना, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रखी जाती है जिस चीज को बनाई जा रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले ना एक 2 रुपए का सिक्का आता था जिसपे भारत छपा होता था, काफी मोटा सिक्का होता था, या फिर एक 5 का सिक्का आता था, मोटे वाला सिक्का 5 का। आजकल पतला आने लग गया है। आप लोगों को पता है ये सिक्के बंद क्यों किए गए? क्योंकि ये सिक्के बंद करने का मतलब ये था कि जब लोग इसे मेल्ट करते थे ना, तो मेल्ट करने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो उस 2 रुपए से फालतू होती थी, या फिर उस 5 के सिक्के के 5 रुपए से फालतू होती थी। क्यों? क्योंकि लोग उसे मेल्ट करते, उससे मेल्ट करके वो लोग ब्लेड वगैरह बना देते। अब ब्लेड बना के उसे महंगे में बेचते। तो इस तरीके से ना सिक्का जो है वो गायब होना शुरू हो गया था और मेल्टिंग शुरू हो गई थी बड़े पैमाने पे, जिसके चक्कर में गवर्नमेंट रोल में आई और गवर्नमेंट ने उन सिक्कों को बंद कर दिया। आपको एक लॉजिक देता हूं। आपको पता है 2000 की करेंसी बंद क्यों की गई? क्योंकि 2000 की करेंसी जो है एक सिंपल सा नोट है जिसकी वैल्यू है 2000 रुपीज, और ऐसे फॉर्म में ना पैसे को इकट्ठा करना एज अ ब्लैक मनी बहुत इजी होता है। यानी कि गवर्नमेंट सोचा कि लोग तो बड़े पैमाने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं, और हमने तो ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए क्या यूज किया था? डिमोनेटाइजेशन की थी पुराने वाले 500 और 1000 के नोट्स की। इस 2000 की वजह से लोगों के लिए ना ब्लैक मनी इकट्ठा करना बहुत इजी हो गया था। क्यों? क्योंकि वो कम स्पेस में, यानी कि कम जगह में, कम स्टोरेज वैल्यू में लोग बड़े बड़े अमाउंट को स्टोर कर पा रहे थे, जिससे पकड़ा भी जा रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रोल में आई और गवर्नमेंट ने 2000 के नोट को भी डिमोनेटाइज करवा दिया। तो ध्यान रखना इस बात का भी। तो अब आगे समझते हैं। अगला हमारा क्या आता है यहाँ पे? मेटेलिक मनी। तो इट इज काउंटरफीट मनी क्या है? इट इज अ इमिटेशन करेंसी प्रोड्यूस्ड विदाउट लीगल सैंक्शन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, यानी कि जो बिना स्टेट और गवर्नमेंट की परमिशन के बनाए जा रहे हैं ऐसे नोट्स या फिर ऐसी करेंसीज। मेटेलिक मनी क्या होती है? पहले जमाने लोग मेटल की मनी ही यूज करते थे। मेटेलिक मनी मतलब क्या? जैसे कि गोल्ड की कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, यानी कि पहले के लोग जो राजा महाराजा थे वो लोग अपने देखा होगा ना मुद्राएं यूज करते थे, वो स्वर्ण मुद्रा, यानी कि गोल्ड के कॉइन, सिल्वर की कॉइन, यानी कि मेटल्स की, वो भी प्रीशियस मेटल्स के कॉइन वो यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा यहाँ पे? तो इट इज दैट मनी हुज वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। अब इसके दो टाइप थे। एक तो हमारा स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी। अभी स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी होता क्या है? जब हम प्रीशियस मेटल्स को यूज करते हैं उससे कॉइन बनाने के लिए, फिर मनी बनाने के लिए। फिर टोकन कॉइन्स नकली सिक्के, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे घटिया किस्म के मेटल्स हम यूज करते हैं टोकन कॉइन्स बनाने के लिए। फिर हमारे पास आता है फिड्यूसरी मनी। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। तो मनी दैट टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम ट्रस्ट और प्रॉमिस ऑफ पेमेंट, यानी कि एक मनी ऐसी, ठीक है, जो एक वैल्यू रखे अपने आप में फ्रॉम अ ट्रस्ट और प्रॉमिस ऑफ पेमेंट, यानी कि एक तरह से बिल भी हो सकता है एक तरह का ये, कि हम पेमेंट करने वाले हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, अकाउंट्स में एक टर्म होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को अभी पेमेंट नहीं कर सकते ना, तो हम एक बिल बना देते हैं कि हम आपके नाम पे पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है, और आपको इन टाइम में पेमेंट मिल जाएगी। उसके अंदर एक ड्यू डेट भी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ये भी होता है। फिर हमारे क्या था? पेपर मनी, ये तो सब जानते हैं, मतलब एक ऐसा प्रोमिसरी नोट, यानी कि अब आपने देखा हुआ गांधी जी, तो आपने पीके मूवी देखी है? मेरे को यहाँ से आता है पीके मूवी। वहां पे वो ना अलग अलग गांधी जी के चित्र इकट्ठे करता है ताकि वो उसे कुछ खरीद पाए, लेकिन खरीद पाता है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जिन नोट्स पे गांधी जी की पिक्चर बनाते हैं या फिर और उसके ऊपर जो वैल्यू सेट करते हैं और जो उनके साइन होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, आरबीआई गवर्नर के, उसके बाद जाके नोट्स जो है वो ऑथराइज होता है। यानी कि कुछ फीचर्स होते हैं जो नोट्स के, वो जब फुलफिल हो जाते हैं तब जाके वो नोट क्या होता है, मार्केट में एक्सेप्टेबल होता है और कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेपर करेंसी। क्योंकि वो ये शो करता है कि आपको
उस नोट के बदले आपको उतने अमाउंट की चीजें जरूर मिलेगी, उतने अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज पक्का दी जाएंगी, जो ये प्रॉमिस करता है वो अपने आप में। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट जहां पे हमने पढ़ा मनी को डीप में। उम्मीद है आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी, किसी भी तरह का डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम रह जाए, ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी बता भी सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा। और भाई बहुत मेहनत की जाती है वीडियो बनाने के लिए, वो एक यूट्यूबर बनने के बाद ही पता लगता है, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मटरम बोर्ड के सामने से, इतनी लाइटों के सामने रहना, अब उतार लो भाई जिसको जो उतारना है।